हेलो 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 बच्चों, स्वागत है आप सभी का गैंग्स ऑफ टॉपर में। मैं चंदन कुमार। तो आज इस योद्धा सीरीज में फिजिक्स की पहली क्लास है जिसमें हम लोग लाइट देखने वाले हैं। लाइट में दो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, जिसमें आज हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले सर हम लोग लाइट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द लाइट देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर देखने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, सवाल जवाब होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले सर लाइट, लाइट है क्या? सबसे पहला टॉपिक लाइट। लाइट क्या है? लाइट है क्या? लाइट एक तरह की एनर्जी है। लाइट देखो यहीं पे लगा हुआ है। लाइट क्या कर रहा है? ये लाइट हर चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। जैसे सोचिए अगर ये लाइट ना होता तो आप हमें देख नहीं पाते। मतलब सर लाइट सिंपली क्या कर रहा है, हर वो चीज़ को देखने में हेल्प करती है जो हमारे आसपास में है। और दूसरी सर लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। तो हम वहाँ से डिफाइन करेंगे कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब वो वह एनर्जी है जो हमारे आसपास की सारी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। तो सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें हो सारे चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। जैसे देखिए ये पेन, ये बोर्ड, ये मैं, अब ये कैसे देख पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। अच्छा एक चीज और, आप इस लाइट की वजह से हम सारी चीज को देख पा रहे हैं। सारी चीज को, यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं आप सब एक्टिविटीज को देख पा रहे हैं। बट हमें एक बताइए, क्या आप लाइट को देख पा रहे हैं? नहीं ना, लाइट को आप नहीं देख सकते, बट लाइट की वजह से आसपास में रखी हुई चीजों को आप देख पा रहे हैं। तो अगला लाइन देखिए कि लाइट मेक्स एवरीथिंग विजिबल। लाइट सचमुच में क्या कर रहा है? हमें आसपास की चीजों को देखने में हेल्प कर रहा है। एवरीथिंग मेक्स अस विजिबल बट इटसेल्फ इज इनविजिबल। लाइट को हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे। लाइट तो है बट हम देख उसे नहीं पा रहे, बट उसकी वजह से सारी एक्टिविटीज को हम देख पा रहे हैं। ठीक है सर, आ जाइए। बट वी कैन नॉट सी लाइट बट वी कैन सी ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट लाइट को देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। आप याद रखिएगा जो भी हमारा कलर होता है, लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। उसमें बहुत सारे कलर है। अब अलग अलग कलर है तो सारे अलग अलग कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो कलर होता है लाइट का वो डिस्टिंग्विश करते हैं। तो सर लाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है सर, आ जाइए। लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में सर 3 into 10 के अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आइए देखिए इधर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सर एयर लिखा हो या तो वैक्यूम लिखा हो, आप याद रखिएगा आपके सिलेबस में एयर और वैक्यूम सेम है ना। क्वेश्चन बनाते समय, न्यूमेरिकल्स बनाते समय एयर और वैक्यूम को सेम कंसीडर करना। उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या बोले? 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है? देखिए एक फॉर्मूला होता है, जल आप आगे पढ़िएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, बट यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा हम बता देते हैं किनारे, आप देख लीजिए। जैसे एक फॉर्मूला आता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहाँ 3 टर्म है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा वेवलेंथ है ये हमारा मीडियम डिपेंडेंट है। क्या है हमारा? मीडियम डिपेंडेंट। ये हमारा मीडियम डिपेंडेंट। अच्छा कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है? 2 तरह के मीडियम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेयरर मीडियम और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डेंसर मीडियम। तो आइए पहले देखते हैं। एक रेयर, जब कभी भी रे ऑफ लाइट रेयरर से कहाँ जा रहा हो? डेंसर की तरफ। कहाँ गया? डेंसर। तब हमारी जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी सर। मतलब जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से, जहां पे खाली जगह हो और कुछ भरे जगह पे जाए, तो वहां पे जो वेवलेंथ होगी लाइट की वो डिक्रीज कर जाएगी। और जस्ट इसका उल्टा, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही हो तो हमारी जो लाइट की वेवलेंथ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब सर वेवलेंथ हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारा सोर्स डिपेंडेंट है, सोर्स डिपेंडेंट। कैसा है हमारा? सोर्स डिपेंडेंट। अगर ये सोर्स डिपेंडेंट है मतलब कोई भी एक रे ऑफ लाइट हो, अगर उसका लाइट अगर सोर्स सेम है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा सेम होगा। मतलब सर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। वो मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ वो सोर्स पे डिपेंड करता है। तो सर अब यहाँ पे ये सोर्स अगर सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम ज्यादा मतलब वेलोसिटी विल बी कम ज्यादा। मतलब वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंडेंट है। कैसे? वेवलेंथ के थ्रू।
ठीक है, तो आप यहाँ के देखिए कि सर मीडियम पे भी डिपेंडेंट हो गई और ये वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट हो गई। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अभी बताएं सर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारा सोर्स डिपेंडेंट है। क्या है हमारा सोर्स डिपेंडेंट है, तो वो हमारे मीडियम पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, बट वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। चलिए ठीक है सर, आइए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए एक अच्छा सा कंसेप्ट आया हमारे पास, है ना। आइए, जो कोई भी चीज अगर रेड क्यों दिखता है, अगर रेड है तो वो रेड क्यों दिखता है, ब्लैक है तो ब्लैक क्यों दिखता है, अगर व्हाइट है तो व्हाइट क्यों दिखता है। सबसे पहले देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेड कलर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेड कलर का है ना, एब्जॉर्ब्स ऑल कलर एक्सेप्ट द रेड कलर एंड इट रिफ्लेक्ट रेड कलर सो इट अपीयर्स रेड। मतलब सर आइए समझते हैं। सबसे पहले यहां से हमारा एक व्हाइट कलर आया, व्हाइट कलर आया, कैसा आया, व्हाइट कलर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट कलर गिरा, मतलब सर व्हाइट कलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, है ना। अब 7 कलर है, अब तो इस ऑब्जेक्ट को रेड दिखना है, ये ऑलरेडी हमने रेड दिखा रखा है। अब ये रेड कब दिखता है, रेड क्या करता है, जब 7 कलर इस पे गिरती है, सारे कलर व्हाइट लाइट गिरता है तो इसमें सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट इससे जो रिफ्लेक्ट होने वाला कलर है, रिफ्लेक्ट होने वाला कलर वो सिर्फ का सिर्फ रेड कलर है। कैसा है, इससे रिफ्लेक्ट होने वाला रेड कलर। इसलिए हमारे आंखों को इधर रखिएगा, क्या दिखता है, रेड इन कलर। अगर रेड कलर कब दिखता है, रेड कलर तब दिखता है जब उस पर गिरने वाली व्हाइट लाइट सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्ट सिर्फ और सिर्फ वो रेड कलर करे, तब वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा नजर आएगा, रेड इन कलर। दूसरा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड नंबर, सेकंड क्या बोल रहा है कि सर एन ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लैक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक कब दिखता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। सर ये ब्लैक कलर की है ना, इस पे पहले व्हाइट लाइट गिरा, व्हाइट लाइट गिरने के बाद WL मतलब व्हाइट लाइट, और ये सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले, तब ये क्या दिखे हमें, ब्लैक इन कलर। एन ऑब्जेक्ट्स लुक्स व्हाइट कलर। अच्छा, व्हाइट कब दिखता है, व्हाइट तब दिखता है कि बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी लाइट तभी दिख सकता है, मतलब उस पर गिरने वाला सारा का सारा लाइट वो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब सर वो उससे बाहर निकल जाए। तो यहाँ से व्हाइट लाइट गिरेगी ऐसे करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ब्लैक इन कलर है, पूरा अच्छे से ब्लैक नहीं दिख रहा है बट ये ब्लैक इन कलर है। और ये व्हाइट कलर, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, व्हाइट कलर का, यहाँ से व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट आया और ये रिफ्लेक्ट किस में कर गया, व्हाइट लाइट में। तो ये कैसा दिख रहा है हमें, ये ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर दिख रहा है। फिर से एक बार बता रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेड कलर कब दिखता है, जब उस पर व्हाइट लाइट गिरा और वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले और सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करे, तब वो ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ब्लैक कब दिखता है, उससे व्हाइट लाइट गिरा और वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट कुछ भी ना करे, तब वो बॉडी कैसा दिखेगा, ब्लैक इन कलर। कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट कब दिखता है, जब उस पर व्हाइट लाइट गिरे और सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर जाए, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, व्हाइट इन कलर। अच्छा, एक और सवाल, हमें देखते होंगे जनरली सर जितने भी पेड़ पौधे सारे पत्ते हरे होते हैं, वो हरा क्यों दिखता है। देखिए इधर, कोई भी चीज कब दिखता है, जब वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब सर कोई एक पत्ता है हमारे पास, है ना, इस पत्ते में क्या है, ये ग्रीन इन कलर है, ये हमें ग्रीन कलर कब दिख रहा है, जब इस पे क्या गिर रहा होगा, सनलाइट। ये सनलाइट क्या है, व्हाइट कलर दिखा, ऊपर से गिरा व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट कलर क्या किया, इस सबको एब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ये ग्रीन कलर को। यहां से क्या रिफ्लेक्ट हुआ, ग्रीन कलर। किससे कलर, ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ तो सारे पत्ते हरे दिख रहे हैं, बाकी सब का सब क्या हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड। नेचर ऑफ लाइट। लाइट के बारे में ना बड़ी अजीब चीज है कि सर लाइट ना डुअल नेचर का होता है, वो दो बिहेवियर दिखाते हैं। लाइट हमारा कैसा होता है, डुअल नेचर। कैसा नेचर, डुअल नेचर। आगे चल के आप क्लास 12 में पढ़िएगा ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, है ना, पूरा चैप्टर बना हुआ उसके ऊपर आप। तो फिलहाल आप थोड़ा सा है देख लीजिए, है ना। डुअल नेचर, डुअल नेचर मतलब सर कौन कौन से दो नेचर होते हैं, एक होते हैं इसके सर, एक होती है इसकी वेव नेचर और एक होते हैं सर इसके पास पार्टिकल नेचर। ठीक है, दो नेचर होते हैं सर, वेव नेचर। वेव में हम क्या पढ़ेंगे, वेव जैसे देखते हैं सर हम लोग तो जनरली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएम वेव्स। क्या बोलते हैं सर, ईएम वेव्स। और पार्टिकल नेचर में हम लोग देख लेते हैं सर, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल उसको फोटोन बोलते हैं सर। फोटोन ये क्या है हमारा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ लाइट, पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताइए, कहाँ कहाँ इस फिनोमेना को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लाइट का दो कैरेक्टर, एक वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, तो इसे हम कहाँ देख सकते हैं। वेव नेचर जनरली सर हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन,
इंटरफेरॉन्स, ये पार्टिकल नेचर का जो सर हम कहाँ देख सकते हैं, इसे हम देखते हैं सर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सर, रिफ्रैक्शन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन एंड एक और सर डिफ्रैक्शन, कहाँ पे, डिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, और यहाँ पे पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। बाकी सर ये जानना है नहीं, बाकी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो टर्म्स हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए सर ठीक है सर, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म नजर में आते हैं ना, देखिए अच्छे से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ से एक नया टर्म निकल के आया सर कि लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मिला हमें, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने देखा होगा सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है हमारे पास कि लाइट कहाँ से चल के आ रहा है, सन से। मेजर सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है, और वो क्या है यहाँ से काफी दूर है, काफी दूर है। जब वो काफी दूर है तो सर स्पेस में क्या कोई मीडियम है, कोई मीडियम नहीं है। बट जैसे सनलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया वहाँ मीडियम मिल गया। मतलब सर एक चीज़ कंफर्म होता है कि लाइट हमारा स्पेस में है, सनलाइट स्पेस में है, वहाँ से जब सनलाइट चला तो उसे बीच में कोई मीडियम ना मिला, फिर वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो वहाँ पे मीडियम उसे मिल गया। मतलब ये कंफर्म होता है कि सर लाइट एक ऐसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा वेव है, मीडियम ना रहे तब भी ठीक है और मीडियम मिल जाए तब भी ठीक है। मतलब कहने का अर्थ सर कि लाइट हमारा जो मीडियम पे भी डिपेंड करता है और मीडियम पे नहीं हो तब भी डिपेंड करता है। मतलब सिंपली कि जब मीडियम ना था तब भी चला और मीडियम है तब भी चला। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो है, बट ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। आपने क्लास लाइन में पढ़ के रखा होगा ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, दो तरीके वेव पढ़े होंगे आपने, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक पढ़ा होगा आपने मैकेनिकल वेव और एक पढ़ा होगा आपने नॉन मैकेनिकल वेव। सर मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव ये दो तरीके वेव है जिसको हम लोग बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, और एक ट्रांसवर्स वेव पढ़े होंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दोनों वेव को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। तो देखिए सर जब स्पेस में मीडियम हमारा है नहीं, जब मीडियम नहीं है फिर भी वो चला, मतलब सर लाइट क्या है, एक तरह का नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव, नॉन। क्यों नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब होता है ऐसा वेव जिसे चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, मतलब द वेव डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, दैट टाइप ऑफ वेव वी कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। तो लाइट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया कहाँ से, स्पेस से, मतलब उस वहां मीडियम था नहीं फिर भी वो चल के आया। तो लाइट क्या, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। कैसा वेव है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा, और दूसरा सर एंड एज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसा सर, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है सर, ट्रांसवर्स का मतलब सर कि जब मीडियम का पार्टिकल्स है, अगर वेव ऐसे चल रहा है, मीडियम का पार्टिकल जस्ट ऊपर नीचे मतलब इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइब्रेट करे, तो इस तरह वेव को प्रोपोगेशन को हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो लाइट के एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का, तो लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव एज वेल एज ट्रांसवर्स इन नेचर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब लौट के आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, फ्रॉम स्मूथ सरफेस। कोई भी स्मूथ सरफेस से अगर रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट करके लौटे तब इस तरह को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, लाइट रे फ्रॉम स्मूथ सरफेस या एनी स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे आ गया ना सर, ये हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, उस दोनों नियम को हमें पढ़ना है। पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस ऑन रे फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस, कोई भी स्मूथ सरफेस से लौटना है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे सर यहाँ पे कुछ इसके नियम होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पहले आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। प्लेन मिरर है ना, ये स्मूथ सरफेस हो गई हमारा, कैसा सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट लाइट, ऐसे टकराया,
इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे IR। जहाँ पे टकराया इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ठीक उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ किए? नॉर्मल। और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये रे ऑफ लाइट ये यहाँ से ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर गया, है ना। ये हमारा हो गया, हमारा ये रिफ्लेक्टेड रे RR। क्या हो गया? IR मतलब इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखिएगा हमेशा कि नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है सर। आ जाइए, तो पहला नियम क्या बोलता है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला कोई भी एंगल को मेजर कहाँ से करना होगा? नॉर्मल से। कहाँ से? नॉर्मल से। ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब सर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारी होगी पहली, एंगल I इक्वल टू एंगल R। और सेकंड हमें बोल रहा है कि सर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, मतलब IR रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जहां से ना ये नॉर्मल तीनों ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। किस में हो? सेम प्लेन। देखिए इसी बोर्ड में अगर कोई इंसिडेंट रे आया, कहाँ टकरा? इस प्लेन में, और फिर यही बोर्ड वाले प्लेन में आया, बोर्ड में चले गया। मतलब सर इंसिडेंट रे ऐसे इसी प्लेन में, इसी प्लेन में, और नॉर्मल भी सेम। मतलब तीनों किस में है? सेम प्लेन में। किस में है? सेम प्लेन में। तो फिर से देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। दूसरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टर, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक हमारे पास है सर रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम हमारा होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर ध्यान दीजिएगा, पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वो पैरेलल्स होते हैं और टकराने, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलली सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं। मतलब इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन एंड इट विल रिमेन्स इन पैरेलल, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे आया पैरेलल बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चारों तरफ डाइवर्ज कर गया। मतलब इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो गया? डिफरेंट डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया? इन वन डायरेक्शन, ठीक है। आ जाइए सर अगला पॉइंट। सर ये सरफेस कैसा होना चाहिए? यहाँ पे सेकंड कि यहाँ पे स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस? स्मूथ सरफेस। अच्छा स्मूथ सरफेस मतलब लाइक प्लेन मिरर। और यहाँ पे सर रफ सरफेस होना चाहिए। कैसा? रफ सरफेस। कैसा सरफेस? रफ सरफेस। जैसे एग्जांपल ये पेपर, पेपर बुक्स कुछ भी रफ सरफेस ले लीजिए, सारे हैं, ठीक है। सर इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो इमेज बनता है वो शार्प एंड क्लियर होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा सर रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्योंकि सारे एक जैसे हैं, तो यहाँ पे शार्प इमेज फॉर्मेशन होता है। कैसा इमेज? शार्प इमेज। यहाँ शार्प इमेज और यहाँ पे लिख दीजिए नो शार्प इमेज, नो शार्प इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो शार्प इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर कोई भी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ना। तो आ जाइए सर ध्यान दीजिएगा, कोई भी रे ऑफ लाइट को लौटना है मतलब उसे रिफ्लेक्ट होना है, बाउंसिंग बैक होना है, तो क्या क्या उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले से जो सरफेस होना चाहिए, पहला पॉइंट सरफेस शुड बी पॉलिश्ड। कैसी सरफेस होना चाहिए? पॉलिश्ड। दूसरा कैसा सर? वो सरफेस हमारा होना चाहिए शाइनी। कैसा सरफेस होना चाहिए? शाइनी सरफेस होना चाहिए, है ना।
तीसरा ध्यान दीजिए, हमें कैसा सरफेस होना चाहिए। तीसरा सर, सरफेस शुड बी पॉलिश्ड, शाइनी, स्मूथ। कैसा सरफेस होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? स्मूथ। ठीक है सर, ये 3 पॉइंट काफी है ना, और भी बहुत सारे होते हैं बट 3 इनफ है। आ जाइए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं या ऐसे बॉडी को बोलते हैं जो अपने आप लाइट को इमिट करे, मतलब खुद लाइट को इमिट करे। मतलब सर दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, उसके पास खुद की लाइट को इमिट करने के लिए। जैसे आप याद रखें, जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स हमारे जितने भी स्टार्स है, जैसे एग्जाम्पल सन हो गया। सन भी क्या एक स्टार है ना। सन प्लेनेट नहीं है, सन क्या है हमारा एक स्टार है ना। और भी जितने भी स्टार है ना, और बल्ब और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी जस्ट इसका उल्टा, जो बॉडी खुद लाइट इमिट ना करता हो। जैसे सर मतलब दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर विच फॉल्स ऑन देम। देखिए सर, जैसे मून हमें रात को दिखता है, क्या उसके पास खुद की लाइट होती है? क्या नहीं, बट उसके पास खुद की लाइट नहीं है। क्या होता है, वो सन से गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तब जाके हमें वो दिखता है। तो सर क्या करता है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है बट वो हमें दिख रहा है। क्यों दिखता है? क्योंकि उस पर गिरने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रही है। तो इसका एग्जाम्पल मून हो गया, है ना। ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी, और भी बहुत सारी चीज़ है ना, टेबल, चेयर, डेस्क, कोई भी एक, ये पेन भी, सारे की होंगे, ये हो गए हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, चलिए नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस में क्या है सर, अगर मान लीजिए एक प्लेन मिरर है हमारे पास, अगर इस प्लेन मिरर में ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है ना। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, जो नॉर्मल अभी बताए थे क्या होना चाहिए, इट विल बी परपेंडिकुलर फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस, जब इस तरह के रे ऑफ लाइट को अगर नॉर्मल इंसिडेंस करवाना हो तो इस इंसिडेंट लाइट को इस नॉर्मल के ऊपर ले आना होगा, है ना। जब हम ऊपर ले आएंगे, ऐसे देखिए अच्छे से, जब ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के अगर जब नॉर्मली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करे, इंसिडेंट लाइट, तो ये पाथ रिट्रेस हो जाएगा, जस्ट बाउंस बैक। यहां पे रे लाइट क्या, रे ऑफ लाइट गेट बाउंस बैक, रे ऑफ लाइट गेट्स बाउंस बैक ऑन सेम पाथ, या तो बोल सकते हैं सर द पाथ ऑफ लाइट गेट रिट्रेस, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ये रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना 90 डिग्री बनाए मिरर से ऑलवेज। तब जब भी इस तरह का केस हो तो ये रे लाइट हमारा जस्ट रिट्रेस कर जाता है ना, बाउंस बैक। और यहाँ पे हमारा एंगल आई और एंगल आर वो हमारा 0 डिग्री के बराबर होता है। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री। टाइप्स ऑफ इमेज 2 तरीके होते हैं, है ना। एक होता है हमारे पास रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक रियल इमेज। हम 2 है, एक हमारे पास रियल इमेज है और एक हमारा वर्चुअल इमेज। कैसा है इमेज, एक रियल इमेज है और एक वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल इमेज। आइए सर इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। पहले हम इसमें एक रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, है ना। रे डायग्राम के बाद हम देखते हैं सर इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्फेरिकल मिरर है सर, ये अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं ना, आप पढ़े हैं तो बस आप इसको देख लीजिए। इसको स्फेरिकल मिरर में इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो जब इसमें देखा गया, हम क्या किए, जब हम पैरेलल रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजे, है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट गया ऐसे टकराया, इधर चला आया, और दूसरा रे ऑफ लाइट निकला यहाँ पे टकराया और ये टकरा के कहीं इधर आ गया। तो ये जहाँ पे भी मिला ये इमेज बना, ये यहाँ पे मिला तो क्या बना, ये हमारा HO ये ऑब्जेक्ट, ये HI ये हमारा इमेज। मतलब सर यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट मिल रहे हैं दोनों वो सचमुच में मिल रहे हैं। इस तरह के इमेज फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। मीन्स व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट एनी सर्टेन पॉइंट।
after reflection when the ray of light actually meet at certain point, then this type of image we called real image. तो आइए इसे डिफाइन करते हैं. देखिए इसमें दोनों जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सचमुच में मिल रहे हैं, तो इस तरह के इमेज फॉर्मेशन को हम बोलते हैं रियल इमेज. मतलब सर व्हेन रे ऑफ लाइट एक्चुअली meet at certain point after reflection is known as real image. रियल इमेज क्या बोलेंगे हम कि सर व्हेन रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रियल इमेज. इस तरह के जब कभी भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो हम बोलते हैं उसे रियल इमेज. ठीक है, ये पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट सर आप देखिए रियल इमेज बना है, देखिए तो सर ये हेड है, हमारा ऑब्जेक्ट का हेड है और ये इमेज का भी हेड है. मतलब ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है. तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं. और हमेशा आगे चल के कितने भी रे डायग्राम आप पढ़िएगा वहाँ देखिएगा जहाँ जहाँ भी इमेज फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज का अलाइनमेंट है बेटा वो अलग होगा. जैसे अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज कैसा बनेगा, जस्ट इसका उल्टा. मतलब सर उस उल्टा के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इन्वर्टेड इमेज. कैसा इमेज, इन्वर्टेड, IN कैसा इमेज, इन्वर्टेड इमेज है ना. कैसा इमेज, इन्वर्टेड, उल्टा इमेज. ठीक है. थर्ड पॉइंट रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. रियल इमेज को हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. चलिए एक और स्लाइड लेके थोड़ा वर्चुअल इमेज भी देख लें. आइए सर एक स्लाइड और है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज ले लेते हैं. सेकंड वाला वर्चुअल इमेज. कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज. तो पहले इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं वर्चुअल इमेज कहाँ कैसे बन रहा है. तो सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं. एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सामने एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट से एक सीधा रे ऑफ लाइट गया. अब देखिए जब ये सीधा गया तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है. जब 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है तो इस जगह आप याद रखिएगा सर इसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस. अभी पढ़ा है नॉर्मल इंसिडेंस है ना. क्या बोलते हैं हम इसे, नॉर्मल इंसिडेंस. जब इसे नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं मतलब सर यहाँ पे एंगल I और एंगल R कितना होगा, 0 डिग्री. एंगल I और एंगल R कितना, 0 डिग्री. मतलब सर यहाँ पे जो पाथ होगा इंसिडेंट लाइट का वो जस्ट इसके अपोजिट होगा. मतलब द पाथ ऑफ लाइट गेट रिट्रेस. मतलब से टकराने के बाद क्या होगा, ये ऐसे गया होगा, ऐसे लौट गया, ऐसे लौट गया, ये इधर चला गया. और दूसरा सर ये कहीं ऐसे जाएगा और ऐसे टकरा के ऐसे, ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं मिलने वाले हैं नहीं. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. क्या हमारा ऑब्जेक्ट है. तो सर आप हमें बताइए क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं मिलने वाले हैं. जी नहीं, ये कहीं नहीं मिल सकते हैं. तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम इमेज नहीं बनता है, हमारा प्लेन मिरर के सामने जाते हैं तो इमेज नहीं बनता. इमेज बनता है बट वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है. आइए देखिए इस रे ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सटेंड करेंगे पीछे. इसे पीछे एक्सटेंड किए और इधर से भी एक्सटेंड किए है ना. अब जहाँ पे दोनों मिला वहाँ पे इमेज बना दिए. मतलब ये इमेज हो गया हमारा. कैसा हो गया हमारा, ये इमेज हो गया. मतलब सर ऐसा इमेज या इस तरह का इमेज बने कि जहाँ पे दो रे ऑफ लाइट सचमुच में ना मिले बट ऐसा लगे है ना, हमें लगे कि सर वो दोनों रे ऑफ लाइट कहीं मिल रहे होंगे. दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन वी कॉल्ड वर्चुअल इमेज. तो सर आइए, व्हेन ray of light does not meet actually at any point but it appears to meet at certain point. So these types of image formation we called it virtual image. मतलब sir when the ray of light does not meet
एक्चुअली एट एनी पॉइंट बट इट अपीयर्स टू मीट एट सर्टेन पॉइंट। देखो यहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट मिल ही नहीं रहे, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिला होगा, जहाँ मिला होगा वहाँ इमेज बना होगा, है ना। दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन वी कॉल्ड इट वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं इसे? वर्चुअल इमेज। ठीक है, आ जाइए, ये पहला पॉइंट। और कुछ इसकी प्रॉपर्टी सर, आप देखिए ये वर्चुअल इमेज है, अच्छे से देखिए इसे। देखिए ऑब्जेक्ट है, इसका हेड किधर है? ऊपर की तरफ, और इमेज जो बना है उसका भी हेड किधर है? ऊपर की तरफ। मतलब सर ऑब्जेक्ट भी अपराइट और इमेज भी अपराइट। मतलब यहाँ पे सेकंड पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट सीधा होता है। आप याद रखिए जहां जहां भी वर्चुअल इमेज बनेगा वहां वहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर और इमेज का भी हेड ऊपर, मतलब इमेज विल बी अपराइट। ठीक है, तो सर इस तरह के इमेज को बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट इमेज। यहाँ फॉर्मेशन कैसा इमेज हुआ? यहाँ पे इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट इन नेचर, इरेक्ट नेचर। और ये थर्ड पॉइंट सर, उसे रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते थे, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आ जाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर है, अभी अभी हम लोग पढ़ भी लिए हैं ना, बस उसको रिवीजन करना है। देखिए तुरंत, ये प्लेन मिरर है, ये सामने एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गया ऐसे, है ना। तो हमारा क्या हुआ? ये नॉर्मल इंसिडेंस। ये हमारा यहाँ पे क्या बना? वही सेम टू सेम नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्या होगा? 0 होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से पाथ ऑफ द लाइट गेट रिट्रेस, तो ये पाथ हमारा क्या हो जाएगा? रिट्रेस कर जाएगा पाथ हमारा। तो यहाँ से पाथ क्या होगा? सीधा हमारा ये रिट्रेस कर जाएगा, ये पाथ हमारा रिट्रेस, है ना। तो पाथ हमारा क्या हो गया? ये रिट्रेस कर गया, पाथ हमारा ये रिट्रेस कर गया। ठीक है, और सेकंड पाथ को हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं? एक रे ऑफ लाइट को इधर कहीं आएगा ऐसे करके, है ना, आया कहीं पे ऐसे, और ये आया और टकरा के कहीं ये इधर चला गया, है ना। अब दोनों चले गए इधर, ये पहले ऐसे गया फिर लौट गया, ये ऐसे गया और ऐसे लौट गया, तो ये कहीं इधर चला जाएगा, है ना, ये कहीं इधर चला जाएगा। तो ये कहीं इमेज मिला ही नहीं, कहीं दोनों रे ऑफ लाइट कहीं मिले नहीं, तो इमेज तो बनेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, जबरदस्ती वाला, है ना। ऐसा लगे कहीं मिले, दोनों जहाँ मिले वहाँ पे ऐसे मिला दो, इमेज बना दो। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या बना? इमेज बना, है ना। ये HO, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये HI मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, देखिए सर कुछ और भी इसमें होती है ना। तो देखिए एक टर्म्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर में खड़ा है, तो जो ऑब्जेक्ट मिरर का दूरी है इसे हम लोग U बोलते हैं। U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना पीछे इमेज बना उस दूरी को हम लोग बोलते हैं V। V स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, है ना। देखिए सबसे पहला U, U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर लिख देते हैं, U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V मीन्स इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज। ठीक है सर, आइए, तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो हमारे अभी अभी इमेज बनाए हैं प्लेन मिरर से, उसका नेचर लिखना है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब जितना आप मिरर के सामने रहिएगा उसके ठीक उतने ही पीछे इमेज बनने वाला है हमारा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब U इज इक्वल टू V। मतलब सर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर।
सेकंड पॉइंट सर, जो हाइट हमारा ऑब्जेक्ट का होगा वो हाइट हमारा इमेज का भी होगा। मतलब आप देखिएगा कभी भी अलमीरा के सामने खड़ा होकर, वो प्लेन मिरर होता है हमारा, ठीक उसके सामने जितना हाइट के आप होंगे उतने ही हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, जितना हाइट का इमेज बनेगा। मतलब दोनों सेम होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। और दूसरा सर आप ये भी देख सकते हैं उस मिरर के सामने जाके कि जितने डिस्टेंस पे आप होगे ना, ठीक उतने ही डिस्टेंस पीछे पे आपका इमेज भी बनेगा। मतलब अगर आप उस मिरर से दूर जाइएगा तो आपका पीछे जो इमेज बन रहा होगा मिरर में, वो भी पीछे की तरफ मूव करेगा। सेम डिस्टेंस पे अगर आप रुकिएगा तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो आप देखिएगा, तो U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, दोनों बराबर होते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है सर। और दो प्रॉपर्टी। तीसरा यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, कैसा इमेज बना बताइए। ये इमेज कैसा है, सचमुच में रे ऑफ लाइट मिला या एक्चुअली में मिला? ऐसा अपीयर हो रहा है कि कहीं मिल रहा होगा, अपीयर्स हो रहा है, सचमुच में तो मिल नहीं रहा है। तो सर इस तरह के इमेज हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। और 4 पॉइंट अभी आपको बताए थे ना, 4th पॉइंट कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट इन नेचर, मतलब वो सीधा होता है। इरेक्ट इमेज कैसा इमेज? इरेक्ट इमेज। और एक प्रॉपर्टी और इसमें दिखता है सर प्लेन मिरर में, लैटरली इन्वर्जन। सर लेटरल इन्वर्जन क्या है? लेटरल इन्वर्जन मीन सर एक ऐसी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने अगर राइट हैंड को हम ऊपर ले जाएं तो मिरर में क्या दिखे? जस्ट इसका उल्टा दिखता है, वहां पे लेफ्ट हैंड ऊपर होते हुए दिखता है। अगर हम लेफ्ट को करें तो मिरर में राइट को, मतलब जो भी हम यहाँ पे करेंगे ठीक इसका उल्टा मिरर में दिखता है, प्लेन मिरर में। आप देखते होंगे ना वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों? क्योंकि वो उल्टा लिखा होता है, सामने दिखता है ड्राइवर को क्या, वो सीधा होकर, मतलब सर वो प्लेन मिरर सामने होता है ना, वो तो जस्ट इसका उल्टा होकर दिखता है। तो इसीलिए अगर वहाँ सीधा होगा तो प्लेन मिरर को ड्राइवर को क्या दिखेगा, आगे वाले ड्राइवर को उल्टा दिखेगा। तो इसीलिए वहाँ उल्टा होता है ताकि वो ड्राइवर को सीधा दिखे। तो जस्ट उल्टा, मतलब अगर प्लेन मिरर को हम ऐसे ले लें सर, लेटरल इन्वर्जन को समझा, हाँ, तो अगर कोई प्लेन मिरर के सामने आर लिखा हो ऐसा, तो अगर उसमें देखेंगे तो हमें आर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब रिवर्स हो जाएगा वो, इट गेट रिवर्स। ठीक है। तो सर इसको बोलते हैं, अगर डिफाइन करना हो तो जो भी हमारा LHS होगा वो कैसा बन जाएगा? RHS की तरह, है ना, एंड वाइस वर्सा। मतलब LHS बिकम RHS एंड RHS बिकम LHS, मतलब एक तरफ वाला उल्टा और उल्टा वाला इधर। चलिए कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास यहाँ पे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एक लॉ है। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो हमारा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे, कितना? 60 डिग्री। तो सबसे पहले प्लेन मिरर बनाइए आप, यहाँ पे एक प्लेन मिरर बना दीजिए, ये प्लेन मिरर है। पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ कीजिए, है ना, ये हमारा कैसा रे? इंसिडेंट रे। अब जहाँ पे टकराया वहाँ पे सबसे पहले उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा इस प्लेन मिरर के सरफेस से। फिर ये ऐसे लौट जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, RR बोलते हैं। ठीक है। अब हमें क्या दिया? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इसके और इसके बीच में एंगल दिया हुआ है। किसके? मतलब ये एंगल हमें कितना दिया? 60 डिग्री। कितना दिया? 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल I है और ये एंगल R है, एंगल R है। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, है ना, एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब ये दोनों बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं सर 2 टाइम्स ऑफ एंगल I, और लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल R। ये किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो अगर एंगल I निकालना हो तो यहाँ से 60 डिग्री डिवाइड कर दो 30, देन एंगल I इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हमें पता है एंगल I किसके बराबर? एंगल R के बराबर है। तो ये 30 दोनों 30 डिग्री हो जाएंगे हमारा, कितना? 30। तो आंसर विल बी 30 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्टिंग एंगल, अभी भी बताए थे जीरो रिफ्लेक्टिंग एंगल एक ही केस में मिलता है, इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। कहाँ पे? नॉर्मल इंसिडेंस में। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता था? एक प्लेन मिरर ड्रॉ किए थे हम लोग ऐसे, है ना, इस पे क्या किए थे? एक नॉर्मल फॉल किए थे, ऐसे रे ऑफ लाइट को टकरा के चला गया था ना, ये नॉर्मल था। यहाँ पे एंगल I और एंगल R क्या था हमारा? 0 डिग्री। तो आंसर विल बी 0, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे 0, तो जीरो रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा हमारा? नॉर्मल इंसिडेंस। तो वो दोनों क्या होंगे? एंगल I और एंगल R क्या होंगे? दोनों हमारा 0 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट, सवाल देखिए क्वेश्चन ना, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर पी क्यू। चलिए एक प्लेन मिरर बनाइए पी क्यू, तो आप प्लेन मिरर बना दीजिए पी क्यू, इस पे रे ऑफ लाइट आए, ऐसे आ गया इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जहाँ पे टकराया सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, है ना। बोलता है कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर पी क्यू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एल आई के वैल्यू कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो आ जाइए, ये कितना दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री, हमारा पास कितना है, एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री, कितना 30, तो ये हमारा कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। आज इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड स्ट्राइक्स अ सेकंड प्लेन मिरर क्यू आर, कोई एक और प्लेन मिरर है एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर, मतलब जो दूसरा मिरर है हमारा क्यू आर वो पहले से परपेंडिकुलर होगा, मतलब सर 90 डिग्री बना रहा होगा, जस्ट वो ऐसे होगा अगर देखा जाए तो, ये क्यू आर ये 90 डिग्री बन रहा है हमारा, कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये जाएगा और टकराएगा इस पे, टकराया तो जहाँ पे टकराएगा फिर से क्या ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, और फिर ये ऐसे लौट जाएगा, तो ये वाला क्या बनेगा हमारा एंगल आई, और ये क्या बनेगा एंगल आर, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बनाना है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना सेकंड मिरर में, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब देखिए अच्छे से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा, मतलब ये भी कितना होगा 30 होगा हमारा सर। हमको पता है कि ये दोनों देखिए, ये नॉर्मल क्या होना चाहिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर, और ये भी नॉर्मल है सर, ये भी नॉर्मल है, तो ये भी क्या इस सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों कट करेगा 90 डिग्री पे। तो हमको पता, अब देखिए इस वाले में राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 बन गया, एक 30 बन गया, अब ये निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये हमारा एंगल आई मिलेगा तो उतना ही हमारा एंगल आर भी होगा। तो अब देखिए अच्छे से, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, दोनों कट गया, तो दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर कट रहे हैं ऐसे, तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। हमें पता होना चाहिए कि सर एक राइट एंगल का जो सम होता है सर वो 180 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 30 120, और 180 में अगर एक 20 हम घटा देंगे सर तो हमें बचने वाला है 60 डिग्री, कितना बचा 60 डिग्री, कितना बचा 60, और हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री, क्या होगा 60, तो इस मिरर का एंगल आर का वैल्यू 60 डिग्री इज योर आंसर। चलिए सर एक अच्छा सवाल है सर, है ना, इसमें सर कुछ ट्रिक्स लगने वाले हैं तभी जाके आप इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अब जनरली आप अगर चाहिएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसमें पहले हम कुछ सिखाते हैं आपको बढ़िया। आइए सर, कुछ ट्रिक्स देखिए कैसे इस तरह का सवाल, कोई भी सवाल आएगा अब बना लीजिएगा। इसमें 3 केसेस बनते हैं सर। अभी देखिए सर, अभी बज रहा है हमारे पास इस घड़ी में बज रहा है 2:35, कितना बज रहा है 2:35। सर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 बज रहा हो, ऐसा भी हो सकता है 2:35 और कुछ सेकंड भी जुड़ जाए, जैसे 20 मिनट, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मतलब सर पहला आवर भी हो सकता है, कुछ आवर और मिनट में भी हो सकती है, कुछ आवर मिनट और सेकंड में भी हो सकती है सवाल। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ आवर में होगा तो आप लीजिएगा 12 और इसको माइनस कीजिएगा, जब आवर होगा तो सिर्फ आवर्स में माइनस कीजिएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका सर, अगर आपके पास आवर में भी है क्वेश्चन और मिनट्स में, जैसे ये सवाल अगर आवर में भी है और मिनट्स में भी है, तब क्या कीजिएगा आप इसको 11 कर दीजिएगा, और यहाँ पे कितना मिनट, जैसे 11 घंटा हो गया, 11 घंटा में अब 1 घंटा बच रहा है, तो 1 घंटा को अगर मिनट में करना हो तो कितना करेंगे 60 मिनट, ठीक है। आप इसमें माइनस कीजिएगा, मतलब इसमें माइनस कीजिएगा आवर से, इसमें माइनस कीजिएगा मिनट से। और तीसरा वाला है सर, अगर वो मिनट की जगह सेकंड्स में भी दिया हो सवाल, तब क्या कीजिएगा 11 आवर, यहाँ पे 59 मिनट्स और यहाँ पे 60 सेकंड, मतलब सर जो सम होगा वो 12 घंटा होना चाहिए। यहाँ देखिए 12 आवर है, यहाँ भी देखिए 11 आवर और 60 मिनट, कितना हो गया 1 मिनट 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, मतलब सर 11 घंटा और 1 घंटा 12 घंटा, और यहाँ पे 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकंड, तो ये हमारा कितना बन गया टोटल 12। तो देखिए सर इस सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा, यहाँ पे हमारा कौन सा है सेकंड वाला यूज़ होगा, सेकंड वाला यूज़ करने वाले हैं, इसको हम यूज़ करके हम फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। देखिए अच्छे से, जब सवाल में ये आवर है
ये हमारा आवर दिया है और ये हमारा क्या दिया हुआ है, मिनट दिया है। तो हम आवर और मिनट वाले में फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये आवर रिप्रेजेंट करता होगा, आवर है। इस वाले में देखिए ये भी हमारा क्या है, आवर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा सेकंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला हमारा मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट, ये हमारा मिनट। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला, हमारे सवाल में सर एक आवर दिया है और मिनट दिया है, तो हम आवर और मिनट्स वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आ जाइए, पहले आवर है, आवर क्या दे रखा है, आवर है और एक हमारा मिनट है, ठीक है। तो आवर कितना है, 11 और 60। अब देखिए हमें कितना दिया, आवर को आवर में माइनस करना होगा, मिनट को मिनट्स में माइनस करना होगा और सेकंड्स को सेकंड में माइनस कीजिएगा। तो 11 में से कितना आवर दिया हुआ, 2, तो 2 माइनस कर दीजिए, 11 में से 2 माइनस कर दीजिए। और 60 मिनट है सर, तो 60 मिनट में यहाँ पे 35 मिनट माइनस कर दीजिए। तो हमारा कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और 35 में से ये 35 गया तो 25। ये क्या आया, ये आया हमारा सर आवर और ये आया हमारा मिनट। तो देखिए अगर इसको इसके सामने एक प्लेन मिनट को ले जाएंगे तो उसमें कितना बचेगा, जस्ट इसका उल्टा, और वो उल्टा कितना बचेगा, 9:25। देखिए 9:25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अगर इसी सवाल में सिर्फ 2 बचता, अगर 2 बचता तो हम 2 से माइनस कर देते हैं, प्लेन मिरर में हमारा 10 बचता है ना, 2 नहीं वहाँ 10 बचता। तो अगर सेकंड्स में होता है तो आप यहाँ भी माइनस कर देते हैं। इस तरह का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल, स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी बता रखे हुए हैं ना, पीछे पढ़ा रखे हैं। सबसे पहला सर हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा हम पीछे पढ़ा रखे हैं कि इंसिडेंट, नॉर्मल and reflected ray all lies on same plane, all lies on same plane। सारे किस में होंगे, सेम प्लेन, बस यही 2 है और क्या। चलिए ऑलरेडी पीछे स्लाइड में देख भी सकते हैं। देखिए सर इसका आंसर कैसे लिखना है बोर्ड में आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे लिखिएगा। द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। चलिए सर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना। देखिए क्या बताता है ये क्वेश्चन। सर एक रे ऑफ लाइट आया, एक मिरर है, हमारे पास 3 मिरर है, PQ, QR एंड QS, 3 मिरर दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाइए, बोलता है इन द एबव फिगर रवि प्लेस्ड 3 प्लेन मिरर। कितने प्लेन मिरर है, 3 प्लेन मिरर है, ठीक है। मिरर परपेंडिकुलर मतलब सारे मतलब ये 90 डिग्री पे, ठीक है, टू ईच अदर सोन। अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, मतलब ये 20 डिग्री, तो हमें पता है ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब सर ये कितना होगा, 20 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये भी 20, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको आप आगे बढ़ाइए, है ना, और इसको मिला दीजिए। देखिए आप ये 90 डिग्री बन रहा है, क्या बना वो 90 डिग्री बना। तो सर एक काम करिए, अगर ये 90 बन गया तो एक इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 20 110। अगर 110 आ गया, 110, तो 80 में से अगर 110 माइनस किया जाए तो कितना बचेगा हमारा, 70 डिग्री। कितना बचा, 70 डिग्री। हमें पता है फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये हमारा एंगल आई है, तो ये हमारा एंगल आर होगा, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। अब फिर से यहाँ से देखिए ये भी क्या, एक नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री। तो इस वाले आप राइट एंगल में ये हमारा हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो जस्ट इसका उल्टा कितना हो गया, 90 प्लस 70 कितना बन गया, 160। और 160 को 180 में से 160 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 20 डिग्री। कितना आया, 20 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये भी कितना आ गया, 20 डिग्री। आंसर विल बी 20 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कितना आ गया, 20 डिग्री, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। आपको अगर कोई मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या PDF जो भी आपको चाहिए, है ना, सारे क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग शेयर करते हैं। तो आपसे बस अनुरोध है, और अच्छे क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, है ना, स्कैन करिए और जुड़िए। वहाँ भी हम बच्चों से बने रहते हैं ना, अच्छे सवाल भी हम वहाँ पे भेजते रहते हैं। तो चलिए, डेट्स ऑल, थैंक यू, है ना।